एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं ईएसआईसी एग्जाम की तैयारी। मैं रेगुलरली यहाँ पे वीडियोस डालती हूँ, हर एक न्यू एमसीक्यू आपको करवा रही हूँ जो कि ईएसआईसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप आरआरबी की भी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि रेगुलरली आप लोग ऐसे एमसीक्यूज इस चैनल से कर पाएँ। एंड 7 जुलाई को आपका ईएसआईसी का पेपर है। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अब जोरों से चल रही होगी, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए फुली। एंड अब अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है, बच्चों विदाउट एनी डिले, ठीक है ना, आप लोग बैच ज्वाइन कर लो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 2 बैच है मेरे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच जो कि है ओनली 1499 का, एंड एक मेरे पास है फुल थ्योरी बैच जो कि है ओनली 2499 का। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच हैं दोनों में ही आपको लाइव भी मिलेंगे एंड रिकॉर्डेड्स भी मिलेंगे क्लासेस। साथ ही में इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है प्रॉपरली। डाउट क्लासेस भी मैं रखती हूँ, जो बच्चे लाइव नहीं लगा पाते उनके लिए डाउट क्लासेस भी मैं रेगुलरली रखती हूँ। ये जो बैच है, इन दोनों बैचेस को आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फुल थ्योरी बैच में हम एनाटॉमी भी करेंगे हर एक सिस्टम की, प्लस एवरी टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। विदाउट एनी डिले आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मुझे मैसेज करके। मैं खुद से क्लासेस लेती हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ पे अच्छा लग रहा है विदाउट एनी डिले आप मेरे इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 हमने करना था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय। देखो क्या होता है कि कुछ बैड बैक्टीरिया, कोई बैड बैक्टीरिया जो होता है वो पोर्टल सर्कुलेशन से जाके कहाँ पे चले जाता है, हमारे सर्कुलेशन से जाके हमारे गट में, ठीक है ना, हमारी गट में चले जाता है कुछ बैड बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा लीवर का बैक्टीरिया है जो इस बैक्टीरिया को, बैड बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है गट में जाने के लिए। समझ रहे हो ना, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा चीज है जो कि लीवर से फॉर्म होती है और वो बैड बैक्टीरिया को गट में जाने से प्रिवेंट करती है। सीलियास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ल्यूको साइटोसिस या फिर कूफर सेल्स। तो पढ़ा है आपने इसको एनाटॉमी में। दिस इज अ कूफर सेल। देखो सारे ही ईएसआईसी की पुराने पेपर के क्वेश्चंस हैं, सारे ही करने हैं, ठीक है। कूफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिवर में। ये क्या है, कूफर सेल्स क्या है, एक फेगोसाइटिक, ठीक है, सेल्स हैं, फेगोसाइटिक सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि साइनोसाइड्स जो लीवर के होते हैं, लिख लेना इसको यहाँ पे, साइनोसॉइड्स ऑफ लीवर, ठीक है, वहां प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज होते हैं लिवर से और ये उन सेल्स को, सेल्स को कह रही हूँ, उन बैड बैक्टीरिया को डैमेज कर देते हैं, उनको खा लेते हैं, जो कि पोर्टल सर्कुलेशन से जाके कहाँ पे चले जाते हैं, हमारे गट में चले जाते हैं। कूफर सेल्स जो है वो जो है लिवर से क्या करते हैं, निकलते हैं और इन सारे बैड बैक्टीरियाज को खा लेते हैं। कूफर सेल्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ होते हैं, साइनोसाइड्स ऑफ लीवर से ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इनमें से कौन सी मैनिफेस्टेशन है पाइलोरिक स्टेनोसिस की। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, ये आपका इसोफेगस है, ये आपकी स्टमक है, ठीक है। यहाँ जो पाइलोरस होता है उसका स्टीनोसिस मतलब उसकी टाइटनेस हो जाती है, जिसकी वजह से अब पेशेंट खाना खाएगा, खाना खा के स्टमक में आएगा तो वो इंटेस्टाइन्स में जा नहीं पाएगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल क्या हो चुकी है, नैरोइंग हो चुकी है, स्टीनोसिस हो गया है। इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, रीगर्जिटेशन, स्ट्यूटोरिया, टिनीमस। इसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि खाना देखो, जब पेशेंट खाता है तो खाना नीचे जाता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे एक जर्क लगता है ड्यू टू नैरोइंग, उसको स्पेस नहीं है, अब खाना तो फ्लो के साथ जाएगा, तो वो एकदम से इतनी जोर से वॉमिट आउट होता है प्रॉपरली खाना,
कि अगर बच्चा जो है बेड पे लेटा है तो पूरे फ्लोर पे जाके खाना जो है उसका वॉमिट का फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, एकदम से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एलिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यूज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पेनक्रेटाइटिस। सो वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल डिसीज कंडीशन इज अ पेनक्रेटाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज होते हैं आपके, उसकी क्या, पैनक्रियाज होता है आपका, उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इनमें से कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू जो है इंडिकेट करेगी इसको, पैनक्रेटाइटिस को? सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सो जब भी पैनक्रियाज की इन्फ्लामेशन होती है तो जो पैनक्रियाज के एंजाइम्स होते हैं वो कितने इंक्रीज हो जाते हैं, 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना, 3 गुना ज्यादा नॉर्मल से वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज। अगर किसी को भी पैनक्रेटाइटिस है तो ये जो टेस्ट है आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हो, अगर ये इंक्रीज निकले हुए आते हैं तो हम कंफर्मेशन दे देते हैं कि इसको पैनक्रेटाइटिस है, इसको पैनक्रेटाइटिस जो है, इसका पैनक्रियाज जो है वहाँ पे इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो गई है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से, और ऐसा नहीं है कि आपको लिख के दे देंगे ये, तो वहाँ पे पूछ भी लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास एंजाइम्स लिख देंगे ये, तो वहाँ पे आपसे पूछेंगे कि कौन से एंजाइम्स है, और इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो भी यही होता है, अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज का। दोनों आप ये टेस्ट करवाते हो, इसकी एलिवेशन 3 टाइम्स नॉर्मल आती है, 3 टाइम्स ज़्यादा आती है नॉर्मल से, सो देन आप कन्फर्मेशन दे देते हो कि पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बर्न इज करेक्टराइज्ड बाय नो पेन। तो इनमें से कौन सा बर्न है जिसमें पेन नहीं होती, ठीक है ना? सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस बर्न, ऑल ऑफ दीज। सो देखो इनमें से जो फुल थिकनेस बर्न है इसमें जो है बिल्कुल पेन नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि फुल थिकनेस बर्न में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, कौन सी, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वही क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है, डैमेज ही हो जाती है। सो इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होती पेशेंट की, क्योंकि देखो नर्व्स एंडिंग्स ही तो सेंसेशन लेके आ रही हैं, ठीक है ना, नर्व एंडिंग्स ही तो सेंसेशन लेके आ रही हैं। अगर वो ही बर्न हो गई हैं, वो ही प्रेजेंट नहीं है तो पेशेंट को फिर फील कैसे होगा पेन, है ना? सो फुल थिकनेस, डीप पार्शियल हुआ तो इट मीन्स पार्शियल है, मतलब कुछ कुछ नर्व एंडिंग्स अभी बची होंगी। सुपरफिशियल तो ऊपर वाली लेयर डर्मिस एंड एपिडर्मिस में होगा। सो ये फुल थिकनेस बर्न जो होता है इसमें जो है पेन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट नर्सिंग एक्शन विल मोस्ट हेल्प अ क्लाइंट ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट आफ्टर पोस्चरल ड्रेनेज। तो कौन सा नर्सिंग एक्शन ऐसा रहेगा जो कोई क्लाइंट को पोस्चरल ड्रेनेज का मैक्सिमम बेनिफिट देगा? कौन सा नर्सिंग एक्शन ऐसा रहेगा जो कि पेशेंट को पोस्चरल ड्रेनेज का मैक्सिमम बेनिफिट देने वाला है? अगर नर्स उसको ऑक्सीजन देती है, अगर नर्स उसे सिटिंग पोजीशन में बिठा देती है, अगर उसे कफ डीपली करने के लिए कहती है, या फिर इनकरेज करती है क्लाइंट को टू रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। तो देखो पोस्चरल ड्रेनेज क्या होता है, पोस्चरल ड्रेनेज में आप क्या करते हो, पेशेंट को पोजीशंस ऐसी देते हो जिससे वो जो है अपना म्यूकस जो है वो बाहर निकाल पाए, लूजन अप हो। पोस्चरल ड्रेनेज लूजन अप करती है म्यूकस को, ठीक है ना? सो ये हेल्प करती है कि म्यूकस जो है वो बाहर आ पाए। अब म्यूकस अगर अंदर कंजस्टेड है और वो लूज हो गया तो अब उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो वो कैसे बाहर निकलेगा? अगर पेशेंट जो है कफ करेगा डीपली, है ना, कफ करते हैं तो जो ऑब्वियसली पेशेंट जब जोर जोर से कफ करेगा तो जो म्यूकस अंदर लूज हुआ है पोस्चरल ड्रेनेज की वजह से, तो वो क्या होगा, अब लूज हुआ है तो कफ करोगे तो वो फोर्सफुली बाहर निकलेगा, ठीक है ना? सो अगर नर्स उसे ये करवाती है तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है इसका यही होता है। पोस्चरल ड्रेनेज हम देते ही इसका पर्पस ही ये है कि जो अंदर कंजस्टेड म्यूकस पड़ा है उसको हम लूज कर पाए थ्रू द पोजीशंस एंड पोस्चर्स, ठीक है? सो जो इसका ऑप्शन नंबर राइट रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ पुअर रेस्पिरेटरी फंक्शन। देखो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगर आप ये समझते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, यू डोंट नो योर लक, ठीक है ना? सो हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं 7973244089 फुल एक्सप्लेन्ड बैचेस है। देखो यूट्यूब पे पढ़ाई होती है बट यूट्यूब पे उतनी फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, आपको फुल कंटेंट जो है पेपर का यूट्यूब पे मिल सकता
रहता है बट विद 50% ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बिकॉज इतना बड़ा वीडियो भी नहीं डाल सकते, बैचेस भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। सो अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच है जो कि है 1499 का, 3 मंथ्स का बैच है। एक है फुल थ्योरी बैच जिसमें हम थ्योरी भी करेंगे, प्लस हम एनाटमी भी करने वाले हैं इसमें हर एक चीज़ की, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करने वाले हैं, प्लस एमसीक्यू भी करने वाले हैं। ये जो बैच है ये है 2499 का। दोनों ही बैच आपके लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, लाइव भी मिलेगा आपको, इसमें रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाली हैं। सो इसमें दोनों ही बैचेस में आपको टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस मिलेंगी ही मिलेंगी। कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपको एक डिसिप्लिन चाहिए पढ़ने के लिए, आप खुद से टाइम, तो आप बैचेस की तरफ ही जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ईएसआईसी की अच्छी खासी पोस्टें बहुत ही लंबे टाइम के बाद आई हैं। अगर आपको पेपर क्लियर करना है देन गो फॉर इट, ठीक है ना, पेपर क्लियर करना है, गो फॉर इट, अपना टाइम वेस्ट इधर उधर मत करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि अर्लीस्ट साइन क्या होता है पुअर रेस्पिरेटरी फंक्शन का। फास्ट यहाँ पे आएगा, फास्ट, थ्रेडी पल्स, रेस्टलेसनेस, साइनोसिस या फिर फेंटनेस। सो इसका जो फर्स्ट अर्लीस्ट साइन होता है दैट इज रेस्टलेस। पेशेंट जो है आपको बहुत रेस्टलेस दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही है, उसे डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में। और इसका लेट साइन होता है दैट इज साइनोसिस। साइनोसिस होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। सो जो साइनोसिस होता है ये लेट साइन होता है, एंड जो रेस्टलेसनेस होता है ये अर्लीस्ट साइन होता है पुअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द ड्रग डिजॉक्सिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टेड कार्डियक फेलियर इज एन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता ही है डिजॉक्सिन कितनी इंपॉर्टेंट ड्रग है। सो डिजॉक्सिन जो यूज होती है सीसीएफ में, सो कंजस्टेड कार्डियक फेलियर में, वो कौन सी ड्रग है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट या फिर एंटी एजाइना ड्रग। सो आपको पता है कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ये हम देते हैं हाइपरटेंशन वाले जो हाई बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनको। ये क्या करता है? कैल्शियम क्या करता है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है ना। कैल्शियम जो है, कैल्शियम एक आयन है, ठीक है, और जो कैल्शियम आयन है ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में हेल्प करता है। सो हम इस कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कर देके, जिससे क्या होता है मसल्स बीपी का लो करने में हेल्प करता है। क्योंकि देखो मसल्स जितनी स्लो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उतना सो ब्लड फ्लो होगा और बीपी अपने आप लो हो जाएगा। सो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स होते हैं, अगर किसी को थ्रोम्बस बना हुआ है तो उसको हम कट करने के लिए, ठीक है ना, उसको थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए, लिटिक मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, तोड़ने के लिए। एंटी एंजाइना ड्रग्स होती हैं जो कि एंजाइना, एंजाइना का मतलब होता है कि अगर किसी को क्रॉनिक आर्टरी डिसीज है, किसी की आर्टरीज में क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, प्लेग जमा हो गया है, तो उसको कम करने के लिए। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड डिजॉक्सिन। ये क्या करते हैं? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज कराते हैं, जिससे क्या होता है? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। सो इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि आपको किसको डिजॉक्सिन नहीं देनी? ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट को आपने कभी भी डिजॉक्सिन नहीं देनी, क्योंकि ये भी क्या करवा रही है? हार्ट रेट कम करवा रही है। और अगर आपने ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट को डिजॉक्सिन दे दी तो उसका हार्ट रेट और ज़्यादा कम हो जाएगा। सो पेशेंट का उस टाइम फिर और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं। सो आपने कभी भी ब्रेडिकार्डिया, अगर किसी की 60 से कम आ रही है, कभी भी डिजॉक्सिन नहीं चलाते, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पेशेंट इज ऑन एन एनाप्रिल डायरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर, नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड्स। सो एक पेशेंट को एनाप्रिल एंड डायरेटिक थेरेपी चल रही है, हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, तो नर्स जो है फिजिशियन को नोटिफाई करेगी कि थेरेपी इफेक्टिव नहीं है जब वो क्या देखेगी? ड्राई कफ, स्किन रैश, एडिमा इन लेग्स, पॉस्चरल आएगा यहाँ पे, पॉस्चरल फॉलन बीपी। सो देखो डायूरेटिक एंड एनाप्रिल जो थेरेपी होती है ये हम उनको देते हैं जिनका हाई बीपी होता है और जिनकी बॉडी से हमें फ्लूइड जो रिटेन हो रखा है वो बाहर निकालना है। सो अगर तब भी पेशेंट की एडिमा दिख रहा है लेग्स में, मतलब लेग्स में अभी भी वाटर रिटेंशन है, तो फिर तो डायूरेटिक थेरेपी देने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है पेशेंट को, वो जो है इफेक्टिव ही नहीं हो रही है। ये जो तीन ऑप्शंस है, ये जो तीन ऑप्शंस है, ये तो ये शो कर रहे हैं कि पेशेंट की बॉडी
बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो निकल रहा है, ठीक है ना, फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा रिमूव हो रहा है। ड्राई तभी होगा कफ, ठीक है, जब फ्लूइड नहीं होगा। स्किन भी रैश तभी होती है जब ड्राइनेस होती है। फॉलन बीपी भी तब होता है जब हाइपोवोलेमिक हो जाता है पेशेंट, है ना, उसकी बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है। पर एडिमा इन लेग्स तो शो कर रहा है कि बॉडी में फ्लूइड है, तो ये इफेक्टिव नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ESIC के पेपर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस में आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना होता, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, हेमरेज, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, हीमोफीलिया। सो हम किस में नहीं देते, CCF में। क्यों, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर ऑलरेडी हार्ट जो है वो कंपनसेशन में चल रहा है, ठीक है ना, कंपनसेशन में चल रहा है, मतलब वो पहले ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पहले ही वो कंपनसेट कर रहा है अपनी बीटिंग को, ठीक है, ताकि वो सबको ऑक्सीजन दे पाए। और अगर आपने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो जो है फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, फिर तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, और जो वो पहले ही कंपनसेशन कर रहा है हार्ट, वो फिर और ज़्यादा कंपनसेशन करेगा और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी। ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स में भी आप ट्रांसफ्यूजन दे सकते हो, हेमरेज में भी दोगे, हीमोफीलिया में भी दोगे, पर कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में इस वजह से आप कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज फॉर अ क्लाइंट विद द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो प्रायोरिटी डायग्नोज उस पेशेंट के लिए क्या रहेगा जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, नॉलेज डेफिशिएंट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट में क्या रहेगा जिसको आयरन की डेफिशिएंसी है इन चारों में से। सो नेक्स्ट जो हमारा कल का क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी बर्न पेशेंट में इवैल्यूएट करनी है आफ्टर 48 आवर्स तो किससे करोगे। सो ऑब्वियसली हम किससे करेंगे, यूरिन आउटपुट से। यूरिन आउटपुट आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बता देगा कि वो प्रॉपरली वर्क की है पेशेंट पे कि नहीं की है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ एंड वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो, और अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी डिले मत करो क्योंकि टाइम है तो पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो है वो है 1499 का, और जो हमारे पास फुल थ्योरी बैच है जिसमें हम करने जा रहे हैं पूरी एनाटमी, साथ ही में करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सारे और बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं नॉन इम्पॉर्टेंट भी और MCQ भी। ये बैच है 2499 का। दोनों ही हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं, ठीक है। सो आप कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले। बहुत अच्छी जॉब है, इस जॉब के लिए अगर आपको ये पेमेंट देके अच्छे से आप जॉब ले सकते हो, एक डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ सकते हो। सो आई डोंट थिंक सो ये कोई भी अनवर्दीनेस हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट टिल देन। अगर ज्वाइन करना है तो कॉल कर सकते हो, मेरे से बात करके या फिर मैसेज पे बात करके आप ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन थैंक यू।